भारतीय स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक जो फिल्म मुगल-ए-आजम में अपना ही मुजस्सिमा बनकर बादशाह अकबर, शहजादा सलीम और उनके दरबारियों को आश्चर्यचकित कर देती है। खूबसूरती की उस मिसाल का नाम है मधुबाला। उनकी संवाद अदायगी का सानी कोई नहीं है। फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे उन्हीं मधुबाला के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा शाही। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मधुबाला भारतीय हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके अभिनय में एक आदर्श भारतीय नारी को देखा जा सकता है। साल 1950 के दशक में मधुबाला सबसे अधिक भुगतान लेने वाली कलाकार रही हैं और उनका कार्यकाल लगभग 2 दशक से कुछ अधिक समय तक रहा। उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, लेकिन इनमें से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मुगल-ए-आजम और अनारकली में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ये सुखद आश्चर्य ही है कि उन दिनों जब सोशल मीडिया और सूचना तंत्र का विस्तार इतना नहीं था, तब दक्षिण एशिया, यूरोप और पूर्वी अफ्रीका तक उनके प्रशंसक फैले हुए थे। साल 2008 में आउटलुक पोल के परिणाम के अनुसार मधुबाला को बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री माना गया है। मधुबाला का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत में 14 फरवरी 1933 को हुआ था। ये स्थान तत्कालीन पश्चिमी सीमा प्रांत की पेशावर घाटी में पड़ता है। मधुबाला अताउल्ला खां और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। रूढ़िवादी परंपरा के पोषक होने के कारण उनके पिता ने उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं लेने दी। फिर भी अपने मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा पश्तो को पढ़ना और लिखना सिखाया। मधुबाला बचपन से ही फिल्मों की शौकीन थी और अपनी मां के सामने स्वयं अपने पसंदीदा दृश्यों का प्रदर्शन करती थी और कलाकारों के नृत्य की नकल करके उसे अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करती थी। बाद में जब उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति मांगी तो उन्होंने उनकी इस बात को अस्वीकार कर दिया। उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। 8 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई थी और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करना शुरू कर दिया था। मेरे लिए बहुत बेचैन हो, बहुत। शुरुआती दिनों में मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने का अवसर मिला और बाद में उन्होंने आकाशवाणी पर कई महीनों तक काम करना जारी रखा। फिर मुंबई में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल के साथ परिचय हुआ। महाशय चुन्नीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में एक किशोरी की भूमिका के लिए साइन किया। फिल्म बसंत जो 1942 में रिलीज हुई थी, उसमें 150 रुपए वेतन पर उन्हें नियुक्ति मिली थी और 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत काफी सफल हुई और इसमें मधुबाला को काफी सराहना भी मिली। फिर भी उसी समय किसी बाल कलाकार की आवश्यकता अन्य स्टूडियो में न होने के कारण उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया। बाद में उन्हें शहर में कम वेतन की अस्थायी नौकरियां मिलती रहीं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें वो काम भी स्वीकार करना पड़ा। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी दे दूं। उनके संघर्षों की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन जो संघर्ष से ना हारे वही मधुबाला है। बहरहाल मधुबाला ने अपना फिल्मी करियर मुमताज महल, धन्ना भगत, पुजारी जैसी फिल्मों में बेबी मुमताज के नाम से काम किया, जो साल 1944 से 1946 तक के काल में बनाई गई फिल्में थीं। साल 1945 में फुलवारी की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां हो गईं, जिससे धीरे धीरे उनकी बीमारी का पता चलता गया। लेकिन उसके बावजूद भी मधुबाला ने अपना काम जारी रखा। फिल्म मेरे भगवान में मधुबाला के काम से प्रभावित होकर निर्देशक मोहन सिंह ने उन्हें मधुबाला को अपने पेशेवर नाम के रूप में लेने का सुझाव दिया और इसी नाम से उनको लाल दुपट्टा फिल्म में अच्छी सफलता भी मिली, जो साल 1948 में रिलीज हुई थी। एक महत्वपूर्ण पड़ाव मधुबाला के जीवन में 1949 में आता है,
जब कमाल अमरोही की फिल्म महल में एक फीमेल कलाकार का किरदार मधुबाला ने किया। मधुबाला ने अजीत की प्रेम रुचि के अमरनाथ का सामाजिक नाटक बेकर बनाया, जिसमें उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली और ये उसी वर्ष की बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में एक मानी गई। उसके बाद अमीर चक्रवर्ती निर्देशित एक्शन फिल्म बादल में उन्होंने अभिनय किया और 1951 में एक राजकुमारी के रूप में प्रेमनाथ के साथ उन्होंने कार्य किया, जो काफी लोगों को पसंद भी आई और उसमें उनको प्रशंसा भी मिली। 1950 के दशक के मध्य की अवधि में मधुबाला की सफलता में गिरावट देखी गई। उनकी अधिकांश व्यावसायिक फिल्में रिलीज होते ही असफल होने लगी। अप्रैल 1953 में मधुबाला ने मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक दूसरी कंपनी की स्थापना की। अगले वर्ष मद्रास में ऐसे शासन की बहुत दिन हुई शूटिंग के दौरान उन्हें फिर से स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं आने लगी, तो भी उन्होंने उस फिल्म को पूरा किया और फिर मुंबई लौट आईं। बाद में 1954 में महबूब खान की फिल्म अमर में कार्य किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत हुआ, प्रशंसा मिली, लेकिन दिनेश रहेजा नाम के एक समीक्षक ने लिखा कि यकीनन मधुबाला का पहला सही मायने में परिपक्व प्रदर्शन है, और फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने कहा कि मधुबाला ने अपने सह कलाकारों को कमजोर भूमिका में डाल दिया है। एक सूक्ष्म प्रदर्शन के साथ अपनी भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अमर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी असफल साबित हुई। मधुबाला की अगली रिलीज उनका अपना प्रोडक्शन था, जिसमें उन्होंने अपनी वास्तविक बहन के साथ अभिनय किया। इस फिल्म को भी सही प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण मधुबाला को क्षतिपूर्ति के लिए अपना बंगला बेचने को मजबूर होना पड़ा। MR एंड MRS 55 भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जो वर्ष 1955 में बनी, जिसमें मधुबाला को एक भोली भाली उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था, जिसके चाचा ने उसे गुरुदत्त के चरित्र के साथ एक दिखावटी विवाह के लिए मजबूर किया था। बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख और पूर्व अभिनेत्री देविका रानी ने मधुबाला को ज्वार भाटा में भूमिका के लिए बुलाया। हालांकि बाद में ये फिल्म उन्हें नहीं मिली, फिर भी मधुबाला ने अपना संघर्ष जारी रखा। साल 1940 के आते आते वो बड़ी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं करने लगी थी, जिनमें 1947 में नीलकमल, अमर, बाद में हॉरर फिल्म महल और बादल, फिर 1951 में आई फिल्म तराना से उन्हें पहचान मिली। उसके बाद मधुबाला को मिस्टर एंड मिसेज 55, चलती का नाम गाड़ी और काला पानी जैसी फिल्मों में व्यावसायिक सफलता मिली, जिसमें साल 1960 की बरसात की रात फिल्म एक म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म थी, जिसे बहुत प्रशंसा मिली। साल 1960 में मुगले आजम और अनारकली में उनके अभिनय से उन्हें बहुत ही प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। मुगले आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में देखी गई। उस समय के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और किशोर कुमार के साथ उनकी नजदीकियां मीडिया में भी आती रहीं और अंततः 1960 में उन्होंने किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। मधुबाला हेमोप्टाइटिस बीमारी का बार बार दौरा पड़ने के कारण गंभीर रूप से बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण मात्र 36 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका बोलता हुआ चेहरा और उनकी नजाकत उनके अभिनय की खासियत थी। उनके व्यक्तित्व को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री साबित हुई हैं। फिल्म समीक्षक मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से संबोधित करते हैं। 1956 में नया दौर की शूटिंग को लेकर निर्देशक B.R. चोपड़ा और मधुबाला के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिससे उन्हें महिला नायक की भूमिका के लिए चुना गया था। इसके कारण मधुबाला की जगह पर बैजंती माला को लिया गया। उन्होंने राज और शेरी फरहाद फिल्मों में महत्वपूर्ण रोल किया और ये फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। Rediff.com के दिनेश रहेजा के अनुसार मधुबाला एक करिश्माई व्यक्तित्व है और उनकी हंसी संक्रामक है। स्तंभकार रिंकी भट्टाचार्य ने चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला के चरित्र का उल्लेख एक शीर्ष पसंदीदा अभिनेत्री के रूप में किया है, जिसमें कहा गया है कि उनका प्रदर्शन एक स्वतंत्र शहरी महिला का उदाहरण है।
तो ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का आज का अंक फिल्मी बातें। आलेख मोहन धनराज का था। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अपना कमेंट देकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर अपने घर के काम काज में सुख पाना अपने घर वालों को खुश रखने का नाम गुलामी है